गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांसलेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी जो टॉपिक्स होंगे एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, हमने स्टैंडर्ड डोग्मा के अंदर पढ़ा था कि आरएनए से जब हम लोग क्या बनवाएंगे, प्रोटीन, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। यानी कि अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, क्या बनवाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनवाने के लिए। अब हमारे पास एमआरएनए के अंदर जिस तरीके के जो बेसिस का जो सीक्वेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डर होगा या फिर सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का। अब जो अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिकली किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, तो अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा, इनके बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा किसके प्रेजेंस में, एटीपी। तो हमें एनर्जी देने के लिए क्या चाहिए, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एटीपी की। उसके बाद हम क्या करवा देंगे, इसको लिंक करवाएंगे टीआरएनए के साथ में, यानी कि अपने पास टीआरएनए की चार्जिंग हो जाएगी। इसी को हम बोलेंगे अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ओके, तो अगर हम दो टीआरएनए को नज़दीक लाते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। यानी कि जब दो टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए को हम क्लोज इनफ लाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, तो फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड बॉन्ड की, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जेटिकली हमारे पास ये पूरी की पूरी जो ट्रांसलेशन है वो फेवर करेगी एनर्जेटिकली। ओके, अगर हमारे पास कैटलिस्ट में प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन। ओके, तो सेलुलर फैक्ट्री क्या है हमारे पास, राइबोसोम। अब राइबोसोम हमारे पास 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, इसकी इनएक्टिव स्टेट के अंदर। अब इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, दो तरीके के सब यूनिट होंगे, नंबर वन लार्ज सब यूनिट, नंबर टू स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होती है, जब ये एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट के साथ लिंक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। ओके, हमारे जो लार्ज सब यूनिट है वहाँ पे क्या होता है, दो साइड प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे देखो दो टीआरएनए है, चार्जिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। हमारे पास यहाँ पे अमीनो एसिड्स बनने के भी क्या है, एक तरीके से दो साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो देखो there are two sides in large subunit for subsequent amino acid to bind and to be close to each other to form the formation of peptide bond. ओके, हमारे पास राइबोसोम एक तरीके से कैटलिस्ट का भी काम करता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने की जो फॉर्मेशन उसको काफ़ी इंक्रीज कर देता है। ओके, ट्रांसलेशन यूनिट हमारे पास एमआरएनए के अंदर स्टार्ट होती है एयूजी कोडोन से, जो कि स्टार्ट कोडोन है, और स्टॉप कोडोन के थ्रू वो रुकेगी। इसके अलावा हमारे पास एमआरएनए के अंदर देखो, ये मानो 5 प्राइम है, ये मानो 3 प्राइम है। अब 5 प्राइम के इधर का जो रीजन होगा वो क्या है, एक अनट्रांसलेटेड रीजन है, यानी वहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुई। सेम 3 प्राइम के इधर भी हमारे पास क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी ऐसा रीजन होता है हमारे पास जो कि ट्रांसलेशन में जिसने हेल्प ही नहीं की, तो उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ओके, यानी एडिशनल सिक्वेंसेस होंगे जो कि कभी ट्रांसलेट नहीं होते, कहाँ कहाँ पे, 5 प्राइम पे भी और 3 प्राइम पे भी। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि ट्रांसलेशन अच्छे से हमारे पास हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन कैसे कैसे होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले राइबोसोम बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ, जो इसके जो स्मॉल सब यूनिट थे वो बाइंड करेगी एमआरएनए के साथ में, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट कोडोन आएगा एयूजी, जहाँ पे भी एयूजी आ जाएगा वहीं से हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके पास क्या बैठा है, इनिशिएटर टीआरएनए, जो कि रिकॉग्नाइज कर लेगा कि भाई देखो जो टीआरएनए ना उसके पास भी तो एंटी कोडोन है, और नीचे क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जब भी एयूजी आ जाएगा टीआरएनए उसको पहचान लेगा, तभी वो ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। राइबोसोम धीरे धीरे करके प्रोसीड आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारे पास इलॉन्गेशन फेज आएगा, जिससे प्रोटीन की फॉर्मेशन बढ़ने लगेगी। ओके, हमारे पास अमीनो एसिड लिंक करेंगे टीआरएनए के साथ, और एक करके हमारे पास अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। किसके थ्रू, कॉम्प्लीमेंट्री उनके बीच में है, बेस पेयर्स के बीच में, ठीक है। क्योंकि देखो एक बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टीआरएनए है, ठीक है, इसके पास क्या है, एंटीकोडोन लूप, और ये एमआरएनए, इसके पास क्या है, कोडोन। ये बीच में क्या है, इनके बीच में अब कॉम्प्लीमेंट्री फिक्स हो रही है इसके थ्रू। तो देखो एक करके एक एमआरएनए यहाँ पे बनते जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या होता है ना, एक तरीके से राइबोसोम मूव करेगा, अब है ना। अब देखो राइबोसोम यहाँ पे तुम्हारा बैठा हुआ है। अब ये राइबोसोम मूव करेगा फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, आगे बढ़ेगा। ये इधर का जो कोडोन है वो आगे बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट कोडोन इधर आता जाएगा। ओके, अमीनो एसिड फिर धीरे धीरे करके ऐड होते जाएंगे 1 बाय 1। एट लास्ट हमारे पास क्या होता है, एंड में एक रिलीज फैक्टर होता है जो कि बाइंड करेगा कोडोन से जाके, कौन सा, स्टॉप कोडोन, जो कि फॉर्मेशन को रुकवा देगा, यानी कि ट्रांसलेशन हमारे पास रुक जाएगी। अब पॉलीपेप्टाइड आगे जाके नहीं बनेंगे। तो बेसिकली ट्रांसलेशन क्या होता है, हमारे पास राइबोसोम है,
जिसके दो यूनिट, एक स्मॉल और एक सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। एक होता है mRNA, ठीक है। mRNA से हमें क्या बनवाना है, प्रोटीन। अब हमने tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा tRNA क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 tRNA हम यहाँ पे बिठा रखे हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या है, एक एंटीकोडोन लूप, और mRNA के पास क्या है, कोडोन, यानी कि क्या है, इनके बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री बन गई। तो इससे क्या होगा, अब जैसे ही फिक्स होते जाएंगे तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड बनते गए, राइट। अब एंड में क्या होता है, रिलीज फैक्टर यहाँ पे एक जुट जाएगा स्टॉप कोडोन से, जो कि क्या करेगा, ट्रांसलेशन को रुकवा देगा। इसके अलावा हमारे 5 प्राइम के इधर क्या प्रेजेंट है, UTR रीजन प्रेजेंट है, अनट्रांसलेट रीजन। सेम 3 प्राइम के इधर भी क्या प्रेजेंट है, UTR रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हम सब जानते हैं इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। ये था हमारे पास ट्रांसलेशन। अब आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आखिरकार जो जीन का जो रेगुलेशन है वो किस किस तरीके से होता है। तो सुनो, हम जीन को रेगुलेट होने से या फिर एक्सप्रेस होने से किस किस टर्म पे रोक सकते हैं, कौन कौन से लेवल पे। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रुकवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे स्प्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या था, एक्सॉन इंट्रॉन को आपने जो भी था इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया था, एक्सॉन्स को जोड़ दिया था। तो यानी एक तो आपने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया, जब रुकवा सकते हो जीन को, ताकि वो आगे जाकर एक्सप्रेस ही ना करे, ठीक है। नंबर 2, जब स्प्लाइसिंग कर रहे हो तो स्प्लाइसिंग के टाइम पे रुकवा दो। नंबर 3, अगर स्प्लाइसिंग कंप्लीट भी हो गई तो तुम क्या करवा दो, उसको फिर ट्रांसपोर्ट मत होने दो साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट भी करवा दिया तो फिर एंड में ट्रांसलेशन मत होने दो। तो हमारे पास यूकैरियोट्स में 4 रीजन्स होते हैं, 4 जगह होती है, 4 लेवल्स पे हम जीन को एक्सप्रेस होने से रुकवा सकते हैं, ताकि वो आगे जाके हमें कुछ भी एक तरीके से फंक्शन हमें ना करके दे, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं सेल के अंदर क्या बैठा है, जीन, वो तभी ही एक्सप्रेस करता है क्योंकि वो एक तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास ई कोलाई होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, वो एक तरीके से एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर उसको लैक्टोज मिलता है खाने के अंदर, ठीक है, लैक्टोज है उसके पास ऐसा फूड रिसोर्स, तो वो क्या करता है, अपने पास एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइड, जो कि लैक्टोज को एनर्जी में बनवाने के लिए यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़वा देगा, ठीक है। बट अगर आपके पास ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बेसिकली आपको लैक्टोज नहीं मिला, आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, तो क्या आपको ज़रूरत है उसको दोबारा से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाने की, बिल्कुल नहीं ना। तो इफ़ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अगर उसके आसपास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी ताकि वो दोबारा से एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाए। इसका मतलब हम मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे पास कुछ होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं कि जीन एक्सप्रेस करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट हुई, डिफरेंशिएशन हुई एम्ब्रियो की, फिर जाके वो अडल्ट बना, तो इसमें भी एक तरीके से कोऑर्डिनेशन था ना जीन्स का, तभी तो वो चीज़ें हम लोगों को दिख पाई, तभी तो एक अडल्ट में वो बना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, राइट। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रुकवा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ना प्रीडोमिनेंट साइट है। दूसरा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, उसके पास बैठे रहते हैं कुछ प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स पॉजिटिवली भी काम करते हैं और नेगेटिवली भी काम करते हैं। अगर उन्होंने पॉजिटिवली काम किया तो आगे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, नेगेटिवली किया तो आगे जाकर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पॉजिटिवली को बोलते हैं एक्टिवेटर और नेगेटिवली को बोलते हैं रिप्रेसर। इनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लैक ऑपरेंट। तो ऑपरेटर रीजन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट प्रोमोटर के साइड में। ऑपरेटर क्या करता है, बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से। हर ऑपरेंट के पास एक डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक एक रिप्रेसर आप लोगों को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर सिस्टम क्या है। तो नंबर 1 हमारे पास लैक ऑपरेंट आता है, होते काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये एरा ऑपरेंट, HIS ऑपरेंट, ठीक है, VAL ऑपरेंट, लेकिन NCERT हमें सिर्फ लैक ऑपरेंट देती है। लैक मतलब लैक्टोज। तो सुनो, सबसे पहले लैक ऑपरेंट हमारे पास जैकब और मोनार्ड ने हमें बताया था। ये पहले थे जिन्होंने हमें ट्रांसक्रिप्शन या रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। लैक का मतलब लैक्टोज। इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट है जिसको रेगुलेट कर रहे होते हैं एक प्रमोटर और एक रेगुलेटरी जीन। इसी पूरे सिस्टम को बोलेंगे ऑपरेंट, राइट। काफ़ी सारे हमारे पास ऑपरेंट इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं। तो सुनो, हमारे पास लैक ऑपरेंट के पास एक रेगुलेटरी जीन होता है, आई जीन। अब ये रेगुलेटरी जीन हमारे पास, आई का मतलब ये नहीं है कि वो इंड्यूसर है, आई का मतलब इनहिबिटर, यानी कि वो चीज़ों को रुकवाएगा। 3 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, यानी ये वही हैं जो कि मेरे को प्रोडक्ट बनवा के देंगे, ठीक है। जेड हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनवाएगा ई कोलाई के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस करवानी है उसे लैक्टोज की गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज, राइट। वाई जीन हमारे पास क्या करेगा, परमिशन देगा उसको,
किसको, लैक्टोज को, ताकि हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइड इसको आगे जाके ब्रेक डाउन कर सके। ए जीन हमारे पास क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज करवाएगा। इसका कोई फंक्शन हमारे पास नहीं दिया, ये कोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज को। ये तीनों के तीनों जीन प्रोडक्ट हमारे पास ज़रूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म हो सके लैक्टोज का, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो सुनो हमारे पास क्या है, ये पूरा ये है ऑपरेंट सिस्टम, पाइपोजिया। तो पी कौन है यहाँ पे, दिस इज योर प्रमोटर। आई कौन है, इनहिबिटर। ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, आगे पढ़ेंगे रिप्रेसर प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक है। इधर क्या पी, इधर क्या ओ, यहाँ पे 3, ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करवा सके इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाई क्या करेगा, परमिशन दिलवाएगा लैक्टोज को। ए क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज कोड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, अगर हमारे पास लैक्टोज हुआ मीडियम के अंदर, तो हमारे पास लैक्टोज क्या करता है, सुनो। अब लैक्टोज की वजह से हमारे पास या तो चीज़ें ऑन होंगी या फिर ऑफ होंगी, यानी या तो स्विच ऑन होगा ऑपरेंट का या फिर ऑफ होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कि अगर लैक्टोज हुआ तो ही हमारे पास ये तीनों की तीनों चीज़ें बनेंगी, तो ही तो हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएंगे ना, अदरवाइज नहीं बनवाएंगे। तो इंड्यूसर हमारे पास कौन है यहाँ पे, खुद लैक्टोज, क्योंकि वो चीज़ों को इंड्यूस कर रहा है। अगर वो हुआ तो ऑपरेंट को चलाएगा, नहीं हुआ तो उसको बंद रखेगा। तो हमारे पास ये जो आई जीन है यानी जो इनहिबिटर है, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, और ये हमारे पास रिप्रेसर आरएनए, ये रहा एमआरएनए, राइट। अब ये जो लैक्टोज आया है, ये लैक्टोज इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही इसकी बोलती बंद हुई इस सिक्योरिटी गार्ड की, इसको सिक्योरिटी गार्ड मान के चलो, तो क्या होगा, हम अपने पास क्या करेंगे, जो प्रमोटर था यहाँ से हम आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने देंगे। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, ऑपरेटर से यहाँ पे बाइंड करेगा। अब हमारे पास तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे बन के निकलेंगी। देखो जेड से क्या बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से क्या बना, परमिएज, ए से क्या बना, ट्रांस एसिटाइलेज। और अगर हमारे पास इंड्यूसर नहीं हुआ, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, तो क्या होगा, देखो ये रिप्रेसर एमआरएनए हमेशा बनेगा ही, चाहे वो एक तरीके से इंड्यूसर हो या फिर ना हो, क्योंकि इसका काम क्या है, इनहिबिट करना। तो ये रिप्रेसर एमआरएनए पहले से बना के रखेगा। अब ये रिप्रेसर यहाँ पे है, तो क्या करेगा, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। अगर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही वो चीज़ें बनवा पाएगा। क्यों, क्योंकि हम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। जब हमारे पास लैक्टोज है ही नहीं तो हम क्यों बनवाएं, स्ट्रक्चरल जीन से इतना काम क्यों करवाएं। तो देखो रिप्रेसर बाइंड कर गया ऑपरेटर रीजन से, जिससे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाके ट्रांसक्राइब नहीं कर पाया ऑपरेंट को, ठीक है। तो सुनो, लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगा, यानी यही रेगुलेट करेगा कि कब स्विच ऑन करना है, कब ऑफ करना है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इंड्यूसर। अगर हमारे पास नहीं हुआ, अगर हमारे पास मान लो लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा, हम बेसिकली काम नहीं होगा हमारे पास जो ऑपरेंट है वो बंद रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट हुआ तो लैक्टोज को हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे थ्रू द परमिएज, कहाँ, अंदर सेल के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा थोड़े बहुत अमाउंट में लैक ऑपरेंट हमेशा खुला रहता है ताकि एंट्री हो सके लैक्टोज की, ओके। अब देखो रिप्रेसर यानी जो आई जीन है वो हमारे पास एक एमआरएनए बनाएगा जो कि बाइंड करेगा ऑपरेटर से जाके। अब ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को चुप कर देगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगा, तो ऑपरेंट को भी रुकवा देगा। अगर हमारे पास इंड्यूसर हुआ तो जो खुद लैक्टोज था ना, जो इंड्यूसर, वो जाके बाइंड कर देगा, इंड्यूसर से इनएक्टिवेट कर देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और प्रमोटर से बाइंड करेगा, आगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह मेरी होती जाएगी। सॉरी, प्रमोटर से नहीं, ऑपरेटर से बाइंड करेगा, राइट। तो याद रखना, ग्लूकोज अगर हुआ मीडियम में या गैलेक्टोज हुआ तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लैक्टोज बनवाएं, तो वहाँ पे हम इसको इंड्यूसर की तरह, वहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते लैक ऑपरेंट के अंदर, क्योंकि इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज ही है, ठीक है, ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं है। अब हमारे पास आता है नेगेटिव रेगुलेशन क्या है। तो अभी हमने देखा हमारे पास रेगुलेट हो रहा था लैक ऑपरेंट किसके थ्रू, रिप्रेसर के थ्रू। तो ये क्या है, खुद नेगेटिव रेगुलेशन है। पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी हमारे पास यहाँ पे नहीं बताती है। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अभी मैं पुराने सेक्शंस में पढ़ा कि हमारे पास जो बेसिस हैं डीएनए के अंदर, जो उनका सीक्वेंस है, वो बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि जेनेटिक मेकअप किसी भी ऑर्गेनिज्म की कहाँ होगी, उसके डीएनए के अंदर। अगर दो लोग दिख रहे हैं हमें अलग, यानी कि उनके डीएनए सीक्वेंस भी क्या होंगे, डिफरेंट। कुछ जगह पे तो बिल्कुल डिफरेंस वहाँ पे शो हमें होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन जागा कि क्यों ना हम पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को चेक करके देखें कि उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हम किसके थ्रू करेंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे। इससे हम आइसोलेट करेंगे, क्लोनिंग करवाएंगे डीएनए की, क्लियर। अब एक प्रोजेक्ट आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको 1990 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया था।
इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि इसे 13 साल लगे थे बेटा कंप्लीट होने में, तो इसीलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब ह्यूमन जीनोम बेसिकली क्या है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, इसका डबल कर लो तुम्हारा अलग हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग पता करने के लिए हमें $3 लगे एक बेस पेयर के लिए। अगर मैं पूरे का लगाऊं तो $9 बिलियन लगे। तो अगर हम इसको डेटा को अगर हम स्टोर करें बुक्स के अंदर, तो हमें लगभग एक पेज पे होने चाहिए 1000 लेटर, और एक बुक के अंदर होने चाहिए 1000 पेज। ऐसे हमें 3300 बुक लगेंगी जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर सके एक इंसान का। तो तुम्हें नहीं लगता हमें भाई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ कंप्यूटर की डिवाइस की ज़रूरत होगी? बिल्कुल। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइस को यूज़ करेंगे जिससे डेटा को स्टोर किया जा सके। तो हमारे पास एक फील्ड भी है जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब आगे देखते हैं आखिर हमने क्यों किया, गोल्स क्या क्या मिले हमें HDP करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि 20 से 25,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन DNA के अंदर, हमने पता करना था। ठीक है, इसके अलावा 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है जो कि हमारे पास ह्यूमन DNA बना रहे हैं। फिर हम इसका क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे इस पूरी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर। फिर हम कुछ ना कुछ टूल्स भी तो इम्प्रूव करेंगे ना, ताकि और आगे फ्यूचर के लिए हम उसको अच्छे से रख सके। फिर जो हमारे पास जो डेटा है उसको ट्रांसफर करवा दो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, फिर हम दूसरे की भावनाओं को जो ठेस ना पहुँचे, हम इथिकल, लीगल, सोशल इश्यू को भी ध्यान रखेंगे जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो सके। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था जिसको कोऑर्डिनेट किया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा हमारे HGP के कुछ जो अर्ली ईयर्स थे वहाँ पे कुछ वेलकम ट्रस्ट UK का एक मेजर पार्टनर रहा। इसके अलावा और भी कंट्रीज से लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी काफ़ी सारी थी। अब ये प्रोजेक्ट था 1990 में जो स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था 2003 में। यानी कितना गैप आ गया, 13 साल का पूरा गैप आया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी बीमारी का पता कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, इसके अलावा हमें ना बेसिक हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई ह्यूमन बायोलॉजी की। ठीक है, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के DNA सीक्वेंस पे हम लोगों ने चेक किए जिसकी वजह से हम सॉल्व कर पा रहे काफ़ी सारी चैलेंजेस लाइक हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। ठीक है, कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल्स भी मिले हमें जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, उनके ऊपर भी हमने रिसर्च की। अब मेथडोलॉजी क्या है, हम कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास 2 ही अप्रोच है। एक है EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक, एक है सीक्वेंस अनोटेशन। अब एक्सप्रेस के नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो हमारे जो DNA है ना उसके अंदर कुछ कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। कोडिंग मतलब जो कि प्रोटीन बनाएंगे, और नॉन कोडिंग जो कि कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो एक्सप्रेस का मतलब हम सिर्फ उन्हीं जीन्स को एक्सप्रेस आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हमारे पास काम करके देंगे, उनको बोलते हैं EST। दूसरा ब्लाइंड अप्रोच जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, उन्होंने क्या बोला कि पूरा का पूरा पहले कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम उनमें से हम असाइन करेंगे कौन से कोडिंग है, फिर उनके फंक्शंस बताएंगे। तो ये होता है सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है, अब सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें पहले पूरे DNA को निकालना पड़ेगा सेल से, फिर उसको आइसोलेट करेंगे। निकाल लिया, तुमने आइसोलेट कर लिया, अब उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़वाओगे, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम अलग अलग साइज कर करके देखेंगे। ठीक है, फिर जैसे तुम लोगों ने सारा काम कर लिया उसको क्लोन करवा दो एक होस्ट के अंदर सूटेबल वेक्टर को यूज़ करके। क्लियर, बाद में हम PCR टेक्निक के थ्रू भी हम एम्पलीफिकेशन करवा देते हैं जीन का, DNA फ्रेगमेंट्स का, ताकि हमें इतना सा DNA बहुत बड़ा होकर हम लोगों को नजर आए। ठीक है, अब हम कॉमनली यहाँ पे एक तरीके से होस्ट यूज़ करते हैं जो कि बैक्टीरिया और ईस्ट। अब इनके वेक्टर्स भी क्या होंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, और एक होगा ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो हमने जो फ्रेगमेंट्स जो सीक्वेंस की थी जिसकी सीक्वेंसिंग, अब वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, तो वो है फ्रेडरिक सेंगर। अब हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उनके बीच में कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट है। अब देखो अलाइनमेंट है, अब में जो ये जो बेसिस हैं इनको हम ठीक से नहीं लगा सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमनली ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम जैसे ही उसको करेंगे फिर बाद में उसको अनोटेशन कर देंगे, भाई ये क्रोमोसोम 1 है, इसका काम ये है, इसका काम ये है। ठीक है, फिर हमने बाद में सीक्वेंस अनोटेशन कर दी। तो क्रोमोसोम 1 जो कि मई 2006 में जाके कंप्लीट हुआ था, तो ये लास्ट क्रोमोसोम था। वैसे 2003 में कंप्लीट हुआ था, बट 2006 में जाके हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 आया था। राइट, इसके बाद चैलेंजिंग टास्क क्या था हम लोगों के लिए कि जेनेटिक मैपिंग कैसे करें, फिजिकल मैपिंग कैसे करें जीनोम की। इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन साइट हमारे पास होती है, रेपिटेटिव DNA जिसको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। तो ये सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म
और हमारे पास क्या होगी, रेपिटेटिव डीएनए को हम पता करके हम जेनेटिक मैपिंग, फिजिकल मैपिंग हम लोग कर सकते हैं जीनोम का। इसके बाद क्या क्या फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम के, तो सुनो। ह्यूमन जीनोम के पास 364.7 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। एक जीन के पास 3000 बेसिस है लगभग, और सबसे बड़ा जो जीन है ह्यूमन जीन वो है डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। टोटल जीन हमारे पास है 30,000, जबकि पहले बोलते थे कि 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा कि 99.9% डीएनए हम लोगों का सेम है, सिर्फ 0.1% डीएनए ही है जो कि हम लोगों को बिल्कुल डिफरेंट बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मानो 100% हमारे पास जीन निकल के आए, उनमें से 50% जीन का तो भी ये भी नहीं पता कि फंक्शन क्या होगा, तो अननोन है अभी हमारे लिए, उनका फंक्शन हमें नहीं पता। 100 में से 2% ऐसा डीएनए है जो कि हमारे पास प्रोटीन बना के देता है, यानी कि लेस देन 2%, 2 से भी कम है जो कि सिर्फ प्रोटीन बना के देगा, यानी 90% बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस हमारे पास है जो कि लार्ज पोर्शन बना रहे हैं ह्यूमन जीनोम का। रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं, स्ट्रेच होता है डीएनए सीक्वेंस का जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जांपल AGTC 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 AGTC। अब ये इंसान के अंदर 1000 बार भी हो सकता है, किसी के अंदर 2 बार, किसी के अंदर 100, मतलब डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब ये कोई कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, ये बेसिकली नॉन कोडिंग होते हैं, इनका कुछ भी फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये हमारे एवोल्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम 1 के पास 2968 जीन प्रेजेंट है और क्रोमोसोम Y के पास हमारे पास 231 जीन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया स्निप्स। अब स्निप्स क्या होता है, तुम्हारे पास ना 1.4 मिलियन लोकेशंस पे जहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस आए, मानो यहाँ पे AG, यहाँ पे T था, यहाँ पे C, अब आ गया T की जगह AGGC, यानी एक बेस पेयर में जब डिफरेंस आ रहा है मिलियंस लोकेशन पे, उसको हम बोलते हैं स्निप्स। अब स्निप्स से ना हम काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक डिजीज़ वगैरह, हम पूरे ह्यूमन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास कुछ होती है एप्लीकेशन, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अब जो मीनिंगफुल नॉलेज आई डीएनए सीक्वेंसिंग की, अब हम इससे ना डिफरेंट फील्ड में जाके हम चेक कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग आ गई हमें बायोलॉजिकल सिस्टम की। तो इस टास्क को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 10 of 1000 साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट डिसिप्लिन से, लाइक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं से भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट क्या आया HT सीक्वेंस का, कि इसके हम एक न्यू अप्रोच आई हमारे पास कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे ना हम सिर्फ एक ही जीन को स्टडी करते थे या फिर 2-3 जीन स्टडी कर लिए, लेकिन आज के टाइम पे हम पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम को एक बार में स्टडी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास हम किसी की ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ट्यूमर हो गया, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, प्रोटीन्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो सब हम देख सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। लास्ट टॉपिक अपना जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सुनो, अभी हमने देखा कि 99.9% डीएनए हम लोगों का क्या है, सेम है, यानी कि 0.1 ही क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं, राइट। अब हमारे पास यही वो सीक्वेंस है 0.1% जो कि हम लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, हमारी फिनोटिपिक अपीयरेंस डिफरेंट दिखती है हमारी, है ना, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट दिखेगी। अगर हम चेक करना चाहें कि जेनेटिक डिफरेंस 2 इंडिविजुअल के कितना होगा, तो हम वो कैसे पता लगाएंगे, तो वो काफ़ी डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क है। तो इसके लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काफ़ी जल्दी यूज़ करेंगे, क्विक वे है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी 2 इंडिविजुअल का मेकअप, जेनेटिक मेकअप, क्या क्या डिफरेंसेस उसके अंदर होंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम डिफरेंसेस कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं आ रहे। तो हम चेक करते हैं रेपिटेटिव डीएनए कि किसके अंदर कितना डीएनए रिपीट हो रहा है, उसी को हम मान के चलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। यानी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम्स इज नोन एज रेपिटेटिव डीएनए। अब ये रेपिटेटिव डीएनए को हम सेपरेट करेंगे डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन के थ्रू। तो बल्क जीनोमिक डीएनए से इसको सेपरेट कर लेंगे, तो जो बन के आएगा उसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मिनी सैटेलाइट, एक माइक्रो सैटेलाइट। वो डिपेंड करेगा तो इसके अंदर बेस कंपोजिशन कैसा है, सेगमेंट की कितनी लेंथ है, कितनी रिपीटेटिव यूनिट का नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब जो सिक्वेंसिंग है हमारे पास, ये नॉर्मली किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, ये सिर्फ लार्ज पोर्शन बना रहा है हमारे ह्यूमन डीएनए का, और ये काफ़ी पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है, क्योंकि देखो डिफरेंट मानो आपके पास 100 बार ही रिपीट हुआ एक नंबर, किसी के पास हुआ 200 बार, तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ, डिफरेंट फॉर्म्स नहीं मिली। तो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है वो कौन है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो डीएनए हम किसी भी टिश्यू से ले सकते हैं, लाइक ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, सबके अंदर हमारे पास एक ही डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म हमें शो होगी।
अब इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। अब जैसे कि हम जानते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आएगा, तो हम इसे पैटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हॉस्पिटल में जैसे बच्चे इधर उधर हो गए, चेंज हो गए, तो काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं हमारा बेबी नहीं है, तो हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब सुनो, एज पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एज वेल एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो याद रखोगे जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बेस है जेनेटिक मैपिंग का भी और DNA फिंगरप्रिंटिंग का भी। ठीक है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हुआ, यानी वेरिएशन आई जेनेटिक लेवल पे, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन अपने पास हो गई। तो म्यूटेशन सोमेटिक सेल में भी हो सकती है और जर्म सेल में भी हो सकती है। अगर हमारे पास जर्म सेल में म्यूटेशन हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंडिविजुअल की एबिलिटी की वो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास क्या होगा, वो अपने बाकी मेंबर्स को वो बीमारी आगे ट्रांसमिट कर सकता है, म्यूटेशन ट्रांसमिट कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो सुनो, इफ़ मोर देन वन वेरिएंट एट लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विथ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, अगर एक ही लोकस पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है 0.01 से भी ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेबल म्यूटेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में जो हाई फ्रिक्वेंसी पे दिख रही है उसी को बोलेंगे DNA पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, अब जो प्रोबेबिलिटी है वेरिएशन की वो ना नॉन कोडिंग सीक्वेंसी है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोडिंग नहीं बैठा है कोई भी, तो वो म्यूटेशन कॉज करेगी आगे जाके। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके इफेक्ट डालेगी उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे। राइट, लेकिन ये एक्यूमुलेट होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती है आगे जाके। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म की, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू लार्ज स्केल में भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब है DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे चलेगी DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। उन्होंने सैटेलाइट DNA को यूज़ किया था एज अ प्रोब, जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। इसी को बोलते हैं VNTR, है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो वेरिएबल हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसमें हम साउदर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें DNA मिला, अब उसको आप लोग क्या कर लो, आइसोलेट कर लो। अब जैसे आइसोलेट किया उसको फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करवा दो। कट करवाने के बाद क्या करवाओगे, जो फ्रेगमेंट्स बनवाई है उस DNA के जो फ्रेगमेंट्स है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप करवाओगे, फ्रेगमेंट्स बनवाओगे। उसके बाद उसको फ्रेगमेंट्स को आप ट्रांसफ़र कर दो एक नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन के जेल के अंदर, है ना। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे उसका VNTR प्रोब के साथ में। अब जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हमें ऑटो रेडियोग्राम डिफरेंट बैंड्स हम लोगों को दिखा देगा। अब VNTR है वो सैटेलाइट DNA से बिलोंग करता है, जो कि मिनी सैटेलाइट है। अब जो हमारे पास जो कॉपी नंबर है क्या है, बेसिकली स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज रैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। अब जो DNA सीक्वेंस है ना वो डिफरेंट कॉपी नंबर्स में अरेंज हो सकता है ना। कॉपी नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, अलग अलग इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब जो VNTR का जो साइज़ है वो 0.1 से 20 KB तक भी हो सकता है। जैसे ही हाइब्रिडेशन कंप्लीट करवा देंगे VNTR प्रोब से, ऑटो रेडियोग्राम हमें डिफरेंट बैंड से देगा, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कलर्स के। ठीक है, अब ये हमें जो एक तरीके से जो ऑटो रेडियोग्राम के जो कलर आएंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन आप मोनोजाइगोट ट्विंस के अंदर आप लोग को सेम मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास जो टेक्निक है उसको और अच्छे से हम सेंस कर सकते हैं, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ा सकते हैं थ्रू द PCR, एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं जीन का या फिर DNA का। DNA फ्रॉम सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग। हम सब जानते हैं अगर हमें मानो एक बाल भी मिल गया या फिर एक सेल मिल गया, एक टिश्यू मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो इनफ है कि जिससे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट कर सकें। तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में भी, बाकी इसके वाइडर एप्लीकेशन भी हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर भी। तो अब सुनो, हमारे पास एक केस दे रखा है, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे ना, देखो हमारे पास क्या है, ये वाला जो DNA है ये हमें क्राइम सीन से मिला है। ठीक है, आप लोग याद रखना। अब हमें शक है इस इंडिविजुअल पर और इस इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल A और इंडिविजुअल B। तो हम क्या करवाएंगे, हम इनके एक तरीके से हम इनके बनवाएंगे VNTR। ठीक है, टैंडम रिपीट्स हम लोग इनके चेक करेंगे। तो देखो AB जो हमें जो शक था जिन दो लोगों पे, और ये क्या है जो क्राइम सीन से मिला है, हमें पता करना है इन दोनों में से ये किसका DNA है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करवा लेंगे। ये ऑटो रेडियोग्राम में पूरी टेक्निक है। तो देखो ये वाला इससे मैच हो रहा है B वाले से, ये वाला B वाले से, ये वाला B वाले से, ये वाला B वाले से, यानी कि C और B वाले इंडिविजुअल का जो हमारे पास जो ब्लड मिला वो सेम है, यानी कि जो ये था ना इसी ने B वाले ने इसका मर्डर वगैरह किया है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम चेक कर सकते हैं कि किस पे
कौन है जिसने मर्डर वगैरह किया है, या फिर पैटर्निटी टेस्टिंग में भी हम इस चीज़ को आगे यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।